दोस्तों स्वागत है आपका नए क्लास में। आज है डे 4 और आज ही मेरे भाई डे 5, डे 6, डे 7 और डे 8 भी होने वाला है। सर जी क्या कह रहे हो? आज हम लोग सुबह से बैठे हुए थे और जितनी भी मेरे भाई पीडीएफ थी सब तैयार कर डाली। अभी हम सारी की सारी शूट करेंगे और आज चाहे रात का 11 बज जाए या 12 बज जाए, आज सारी की सारी वीडियोस पब्लिक करेंगे सर। ठीक है, तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। साथ ही साथ जूलॉजी के लिए भी हमने 2 पीडीएफ बनाई हैं। सारी वीडियो आज इस चैनल पे अंधाधुंध वीडियो 10 के करीब वीडियो पब्लिक होने वाली है। चलिए सर शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो अपनी चौथी वाली यूनिट है सर, ठीक है, क्या कह रही है? द वेलोसिटी ऑफ थर्मल रेडिएशन इन वैक्यूम इज, ठीक है, किसके बराबर होती है? यानी जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी मतलब जो वेग है रेडिएशन का, रेडिएशन मतलब क्या होता है? ऊर्जा होती है, हमने आपको बताया। इन वैक्यूम मतलब निर्वात में किसके बराबर होती है? तो इक्वल टू दैट ऑफ लाइट, यानी प्रकाश की चाल के बराबर होती है। तो प्रकाश की चाल कितनी होती है बताइए सर? प्रकाश की चाल को सी से लिखते थे, होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। सर निर्वात में चाल इतनी होती है प्रकाश की। ठीक है भाई। थर्मल रेडिएशन इज दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विच इज फाउंड इन, यानी थर्मल रेडिएशन वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जो कहां पाया जाता है? आईआर रीजन में। आईआर मतलब इंफ्रारेड रीजन में। हमने आपको बता रखा कई सारे रीजन होते हैं कि विजिबल रीजन होता है, जो प्रकाश हमें दिखाई देता है वो विजिबल में आ जाता है। इंफ्रारेड होता है, आप एक्सरे कराने जाते हो, एक्सरे रीजन होता है सर। ठीक है, यूवी रीजन होता है, अल्ट्रावायलेट। उसी तरीके से आईआर यानी इंफ्रारेड भी होता है सर। ठीक है। Which method of heat transfer does not require a medium, ठीक है, यानी कौन सा मेथड है जिसे माध्यम की आवश्यकता नहीं होती? तो मेरे भाई वो मेथड है रेडिएशन। रेडिएशन को हिंदी में कहते हैं विकिरण। क्या कहते हैं भाई? रेडिएशन को हिंदी में विकिरण कहते हैं। कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे सूर्य का प्रकाश सूर्य से हम तक आता है। विकिरण होता क्या है? सूर्य यानी देने वाला अपनी जगह पे है, हम यानी लेने वाले अपनी जगह पे। कोई अपनी जगह से नहीं हिल रहा और फिर भी प्रकाश हमारे पास तक आ पा रहा है। कुछ लोग कहेंगे सर जी बीच में वायु है, वायु ना हो तब भी आ जाएगा, क्योंकि प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ होती है सर। ठीक है, वायु या निर्वात में तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, माध्यम की आवश्यकता नहीं है, तब इसे हम लोग कहते हैं रेडिएशन सर। ठीक है। द डिवाइस यूज्ड टू डिटेक्ट थर्मल रेडिएशन, थर्मल रेडिएशन को नापने के लिए जिस डिवाइस का प्रयोग करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं थर्मोपाइल। क्या कहते हैं? थर्मोपाइल कहते हैं सर। ठीक है। उसके बाद देखिए, थर्मल रेडिएशन इज एमिटेड बाय ऑल बॉडीज एट ऑल टेम्परेचर, यानी जो थर्मल रेडिएशन जो उसमें विकिरण होता है वो हर बॉडी से निकलता है और हर टेम्परेचर पर निकलता ही रहता है, यानी लगातार उत्सर्जन होता रहता है। द वेव लेंथ ऑफ थर्मल रेडिएशन एमिटेड बाय द वेवलेंथ ऑफ थर्मल रेडिएशन एमिटेड बाय अ बॉडी डिपेंड्स ऑन, यानी जो वेवलेंथ जो तरंगदैर्घ्य निकल रही है किसी बॉडी से वो किस पे डिपेंड करेगी? तो द टेम्परेचर ऑफ इट्स सरफेस। जी सीधी सी बात है सर, जिसका टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा उससे उतना ज्यादा रेडिएशन निकलेंगी, टेम्परेचर कम होगा उतनी कम रेडिएशन निकलेंगी। भाई सीधी सी बात है। ठीक है सर। The amount of radiant energy emitted per second by a body depends upon, यानी पर सेकंड जितनी एनर्जी एमिटेड होती है किसी बॉडी से वो किस पे डिपेंड करती है? तो द नेचर ऑफ इट्स सरफेस, यानी सरफेस का नेचर कैसा है। द एरिया ऑफ इट्स सरफेस, उस सरफेस का एरिया कैसा है। द टेम्परेचर ऑफ इट्स सरफेस, उस सरफेस का टेम्परेचर कैसा है। इन सब पे डिपेंड करता है मेरे भाई। ठीक है। इन अ यूनिट वेवलेंथ रेंज, यानी सिंगल वेवलेंथ रेंज में द रेडिएंट एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड, यानी रेडिएंट एनर्जी जो एक पर यूनिट का मतलब सिंगल 1 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम की होती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी। क्या कहते हैं भाई? स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी। ठीक है। टेकिंग ऑल वेवलेंथ्स टुगेदर द रेडिएंट एनर्जी एमिटेड पर सेकंड बाय यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस इज कॉल्ड, उसे क्या कहते हैं? तो ध्यान से समझिए, ऑल वेवलेंथ साथ में ले ली। द रेडिएंट एनर्जी एमिटेड, जितनी एनर्जी निकल रही है पर सेकंड बाय यूनिट एरिया ऑफ सरफेस। अब यहां ध्यान से समझिए, ऊपर हमने यूनिट वॉल्यूम कह रखा है तो उसे कहते हैं स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी। डेंसिटी मतलब घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। तो जब बटे में आयतन यानी वॉल्यूम होगा तो उसे कहेंगे स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी। लेकिन जब बटे में मेरे भाई सरफेस यानी एरिया होगा तब उसे क्या कहेंगे? तब उसे कहेंगे एमिसिव पावर। क्या कहेंगे? एमिसिव पावर, यानी उसकी रेडिएशन को निकालने की क्षमता किसी बॉडी की। ठीक है भाई। द यूनिट ऑफ एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी का मात्रक बताइए तो जूल प्रति मीटर क्यूब होता है सर। ठीक है। द यूनिट ऑफ एमिसिटी या एमिस पावर का मात्रक बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है एमिसिव पावर का, तो जूल प्रति मीटर स्क्वायर या फिर सेकंड होता है, साथ में सेकंड सर। ठीक है।
फॉर अ प्लेन वेव रेडिएशन एमिसिव पावर ई एंड एनर्जी डेंसिटी यू आर रिलेटेड, यानी प्लेन वेव का रेडिएशन है तो एनर्जी और एनर्जी डेंसिटी में रिलेशन क्या होगा, ई बराबर यू होता है। सी क्या है भाई, सी वेलोसिटी ऑफ लाइट यानी प्रकाश की चाल है सर, ठीक है। द यूनिट ऑफ एब्जॉर्प्शन पावर, एब्जॉर्प्शन पावर क्षमता की क्या यूनिट होती, कोई यूनिट नहीं होती मेरे भाई, ठीक है। द एब्जॉर्प्टिव पावर ऑफ अ परफेक्ट बॉडी, अगर कोई परफेक्ट बॉडी है तो कितना एब्जॉर्ब कर सकती है, पूरे का पूरा 100% एब्जॉर्ब करेगी, यानी वन कहो या 100% कहो एक ही बात है सर, ठीक है। अ हॉट बॉडी विल रेडिएट हीट मोस्ट रैपिडली, यानी गर्म बॉडी बहुत तेजी से हीट को मतलब रैपिड करेगी सर, ठीक है, बहुत तेजी से रेडिएट करेगी इफ इट्स सरफेस इज, अगर इसकी सरफेस कैसी है तो ब्लैक और रफ है। सबको पता है ब्लैक बॉडी को ही हम लोग हिंदी में आदर्श कृष्णिका कहते हैं, जो ज्यादा से ज्यादा प्रकाश को एब्जॉर्ब कर ले, यानी 100% को एब्जॉर्ब कर ले और ज्यादा से ज्यादा को एमिट करे, उसे ही कहते। जैसे अभी हम इतनी गर्मी में ये ब्लैक पहने हुए हैं, इस वजह से हमें और गर्मी लग रही होगी, क्योंकि ये जो ब्लैक बॉडी है इसकी एमिशन पावर बहुत ज्यादा है मेरे भाई से, ठीक है। अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ लॉ के अकॉर्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट क्या है मेरे भाई, तो दोनों का जो अनुपात है ई लैम्डा अपॉन ए लैम्डा, एमिशन पावर बटे में जो है एब्जॉर्प्शन पावर, दोनों का रेशियो जो है वो एक नियतांक होता है जिसे ई लैम्डा कहते हैं सर, ठीक है। ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। द स्टेटमेंट गुड एब्जॉर्वर्स आर गुड एमिटर्स, यानी जो अच्छा एब्जॉर्ब करेगा वो अच्छा एमिट भी कहेगा, इसे किसने कहा, किरचॉफ ने कहा मेरे भाई, किरचॉफ लॉ है सर, ठीक है। द प्रेशर ऑफ रेडिएशन ऑफ अ प्लेन वेव, यानी कोई प्लेन वेव है उसके रेडिएशन का प्रेशर क्या होगा, तो P बराबर E अपान सी होगा, क्या होगा, P बराबर E अपान सी होगा सर, ठीक है। उसके बाद प्रेशर ऑफ डिफ्यूज रेडिएशन इज इक्वल टू, डिफ्यूज रेडिएशन का फार्मूला होगा 1/3 इंटू एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। छोटे छोटे फार्मूले हैं मेरे भाई, लेकिन मोस्ट वांटेड है ये सर, ठीक है। आपके लिए पूरे दिन मेहनत की गई है, रिसर्च है इसके पीछे बहुत ज्यादा सर, ठीक है। तो कुल मिला के मेहनत अगर करोगे सारी PDF टेलीग्राम पे मिलेंगे, और आज ही हो सका, वरना कल ईद है हमारे पास, बाकी लोगों की तो छुट्टी होगी, हम काहे की छुट्टी, सुबह वहां जाएंगे और पूरे दिन काम करेंगे सर, ठीक है। और कोशिश रहेगी सारी की सारी PDF, सारे के सारे नोट, जितनी भी चीजें कल से लेके परसों तक सेकंड सेमेस्टर एप्लीकेशन पर भी, फिजिक्स केमिस्ट्री लगभग खत्म ही हो गई, फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों जड़ से खत्म कर देंगे, फिर फोर्थ सेमेस्टर लपेटना शुरू करेंगे और एक हफ्ते के अंदर वो भी लपेट डालेंगे सर, ठीक है। फिर फर्स्ट सेमेस्टर वालों के एग्जाम है तो फिर उन्हें भी शुरू करना है, ठीक है। यानी आने वाले 10, 12, 15 दिनों के अंदर सब बराबर हो जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है सर, ठीक है। बल्कि आपने सोचा नहीं होगा कि सर जी एक दिन में 5, 6, 10 वीडियोस पब्लिक कर देंगे, बहुत मेहनत करी है मेरे भाई, आज लाइक करो इस वीडियो को सर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, स्टीफन बोल्ट्जमैन जो लॉ होता है, द रेट ऑफ एमिशन ऑफ थर्मल एनर्जी ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स, यानी जो रेट ऑफ थर्मल एनर्जी है वो किस पे डिपेंड करता है, तो T की पावर 4 पे। फॉर्मूला क्या होता है, E समानुपाती T की पावर 4, यानी जो एनर्जी है वो टेम्परेचर की 4th पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और ये लॉ हमने नीचे लिख भी दिया है। स्टीफन लॉ फॉर अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी क्या होता है, E बराबर सिग्मा T की पावर 4। E एनर्जी है, T टेम्परेचर है सर जी, सिग्मा क्या है, सिग्मा स्टीफान्स कांस्टेंट है सर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, तो बोल्ट्जमैन ने कहा भैया नॉर्मल टेम्परेचर भी देख लो, पहले था T0 बाद में T4, तो E बराबर सिग्मा T की पावर 4 माइनस T0 की पावर 4 सर, ठीक है। SI यूनिट ऑफ स्टीफान्स कांस्टेंट, जो स्टीफन कांस्टेंट सिग्मा है उसकी यूनिट क्या होगी, तो उसकी यूनिट 2 हो सकती है, जूल मीटर की पावर -2, सेकंड की पावर -1, केल्विन की पावर -4, या W, ठीक है। W क्या है मेरा भाई, W क्या है बताओ, W कार्य है सर, ठीक है। W m की पावर -2, K की पावर माइनस का 4 होता है सर, ठीक है। आप ऊपर वाली यूनिट लिखना ज्यादा बढ़िया है, जूल मीटर की पावर -2, सेकंड की पावर -1 और K की पावर -4, जो भी आ जाए वो लिख देना सर, ठीक है। द वैल्यू ऑफ स्टीफान्स कांस्टेंट सिग्मा, इसकी वैल्यू कितनी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो स्टीफन कांस्टेंट की वैल्यू 5.67 गुणे 10 की घात -8, मात्रक भी याद कर लेना, वाट मीटर की पावर -2, डिग्री की पावर -4 सर, ठीक है। द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी इज इंक्रीज टू ट्वाइस ऑफ इट्स वैल्यू, यानी टेम्परेचर दुगना हो जाता है। द रेट ऑफ एमिशन, एमिशन कितना हो जाएगा, तो सबको पता है E समानुपाती T की पावर 4 है, ऊपर लिखा हुआ फार्मूला। तो अगर टेम्परेचर दुगना हो जाता है तो 2 की घात 4 कर दो, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, तो एनर्जी कितने गुना हो जाएगी बताओ भाई, 16 गुनी हो जाएगी, यहाँ पे 16 गुना लिखा हुआ है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ सोलर कांस्टेंट, सोलर कांस्टेंट की वैल्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 कैलोरीज पर सेंटीमीटर स्क्वायर मिनट, ये हमने कल भी आपको बताया था। द नेचर ऑफ अ स्पेक्ट्रम ऑफ अ ब्लैक बॉडी का नेचर कैसा होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। कॉन्टिन्यूअस मतलब एमिट करेगी एब्जॉर्ब करेगी, एमिट करेगी एब्जॉर्ब करेगी।
अ ब्लैक बॉडी एमिट्स कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम, सतत स्पेक्ट्रम कहते हैं जिसे लगातार, ठीक है सर। तो एक ब्लैक बॉडी ये इंपॉर्टेंट है, यहां पे लिखवा दिया सर, ठीक है। वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ, वीन डिस्प्लेसमेंट नियम क्या होता है, लैम्डा समानुपाती 1/t या फिर लैम्डा इंटू टी बराबर नियतांक यानी कांस्टेंट होता है। यूनिट ऑफ बीन नियतांक जो है मेरे भाई, जो कांस्टेंट उसका मात्रक क्या होता है, तो मीटर केल्विन होता है। द सरफेस टेम्परेचर ऑफ सन इज अबाउट, सरफेस जो सूरज है उसकी सरफेस का टेम्परेचर कितना होता है, तो 6 × 10³ केल्विन होता है, ये सरफेस का है। सूर्य के अंदर का लगभग होता है 2 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड, जो बहुत ज्यादा होता है सर, ठीक है। द रेडिएशन बिटवीन स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी एंड टेम्परेचर के बीच में रेडिएशन जो होता है वो कितना होता है, तो U लैम्डा T की पावर -5 बराबर कितना होता है, कांस्टेंट। U क्या है, एनर्जी डेंसिटी है, लैम्डा वेवलेंथ है, T टेम्परेचर है सर, ठीक है। द अल्ट्रा वायलेट, ठीक है, अल्ट्रा वायलेट जो अपने पास किरणें होती हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें रेले जीन्स कैटास्ट्रॉफी कहते हैं। क्या कहते हैं, रेले जीन्स कैटास्ट्रॉफी सर, ठीक है। द एवरेज एनर्जी ऑफ प्लांक्स ऑसिलेटर, प्लांक्स ऑसिलेटर की एवरेज यानी औसत ऊर्जा कितनी होती है, एप्सिलॉन बार लगा हुआ है, एप्सिलॉन पढ़ते हैं, बार बराबर hν/e की पावर hν/kT -1 है सर, ठीक है। द वैल्यू ऑफ प्लांक्स कांस्टेंट, प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, याद होनी चाहिए। 6 ऊपर वाली जरूर याद कर लेना, 6.6 × 10⁻⁻34 जूल सेकंड या फिर 6.6 × 10⁻⁻27 अर्ग सेकंड, ठीक है भाई। वीन्स लॉ इज वैलिड फॉर स्मॉल वेवलेंथ, काहे के लिए, वीन लॉ कब वैलिड होता है, जब वेवलेंथ कम होती है, ठीक है। रेले जीन्स लॉ कब लागू होता है, जब वेवलेंथ ज्यादा होती है सर, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी इन द स्पेक्ट्रम ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन कैन बी कंप्लीटली एक्सप्लेन्ड बाय प्लांक्स लॉ, यानी किस तरीके से एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा एक ब्लैक बॉडी में, उसे किससे एक्सप्लेन करेंगे हम, प्लांक्स लॉ से सर, ठीक है। प्लांक्स फार्मूला रिड्यूसेस टू रेले जीन्स फार्मूला फॉर लॉन्ग वेवलेंथ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो प्लांक का फार्मूला है उसी को अगर लॉन्गर वेवलेंथ हो जाएगी या स्मॉलर वेवलेंथ हो जाएगी, जब लॉन्गर या स्मॉलर वेवलेंथ हो जाएगी तो वही लॉ बन जाता है, कोई वीन्स लॉ बन जाता है, कोई रेले जीन्स लॉ बन जाता है। विच एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ इज यूज्ड टू डिराइव स्टीफान्स लॉ, यानी कौन सा एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ जो है स्टीफान्स, सारे प्लांक लॉ से ही निकलेंगे सर, ठीक है। सारे जो प्लांक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है उसी से निकलेंगे, वीन्स लॉ, रेले जीन्स लॉ, ठीक है, जितने भी हैं वो सब इसी से निकलेंगे, ठीक, स्टीफान्स लॉ सब इसी से निकलेंगे। वैल्यू ऑफ स्टीफान्स कांस्टेंट इज गिवन बाय कितना, तो सिग्मा बराबर होता है 2π⁵ k की पावर 4/15 c² h की पावर 3। द वैल्यू ऑफ वीन्स कांस्टेंट बी को कहा लिखते हैं, तो बी बराबर होता है hc/5k, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। और बीम कांस्टेंट जो बी होता है उसे कहा लिखते हैं, तो बी बराबर लैम्डा इंटू टी होता है, या फिर बी बराबर hc/4.965k होता है सर, ठीक है। तो ये अपनी यूनिट नंबर 4 है, इसे आप डे 4 कह लो। हालांकि आज ही हम ये सारी बनाएंगे, चाहे रात का 10 बजे, चाहे 11 बजे, चाहे 12 बजे, आज ही पब्लिक करेंगे सर, ठीक है। तो मन लगा के आपको पढ़ना है। जिन लोगों का पेपर कल भी है, हालांकि कल ईद है तो कल किसी का पेपर नहीं, लेकिन बच्चे कहते हैं तो ठीक ही कह रहा हूँ, या फिर कभी कभी बच्चे कह भी देते हैं, एक दिन पहले का बता देते हैं ताकि सर जी थोड़ा जल्दी कर लें, तो कोई दिक्कत नहीं है। कल अगर ईद है तो परसों अगर आपका पेपर है तो इस पूरी प्लेलिस्ट को देख डालो मेरे भाई। डे 3 हम बना चुके हैं, आज डे 4 है, और अभी ही हम सारी बनाए दे रहे हैं डे 8 तक, यानी पूरा सिलेबस अभी खत्म कर दे रहे हैं। आपको मन लगा के पढ़ते रहना है, और जो लोग पूरी सीरीज देखें वो कमेंट करके जरूर बताएं। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।